नमस्कार, स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस पे। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी के लिए गार्गी क्लासेस पे आरएएस आरपीएससी 2021 के इकोनॉमी सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। हम जीएसटी के ऊपर बात कर रहे थे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जीएसटी है क्या, किस तरह से काम करता है, ये सब हमने देखा। जीएसटी के स्लैब्स के बारे में हमने बात की और आज का जो वीडियो है वो जीएसटी पार्ट 2 है। इसमें हम जीएसटी के एडवांटेज के ऊपर बात करेंगे कि जीएसटी को अप्लाई करने के बाद में कंज्यूमर को, सरकार को और जो हमारे बिजनेस सेक्टर है उसको किस किस तरह से उनके फ़ायदे हुए हैं जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद में, वो देखेंगे। साथ ही में जो अनरिजॉल्व जो क्वेश्चन हमारे मन में अभी भी जीएसटी को लेकर हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं जीएसटी को लेकर, बहुत से ऐसे हमारे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनका हमारा स्पष्टीकरण नहीं आया है, तो उनके ऊपर भी हम एक बार बात करेंगे। इसी के साथ में जीएसटी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जीएसटी का प्रिंसिपल मतलब कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आज मतलब पढ़ लेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। सबसे पहले मैं बात करूँगा जीएसटी के एडवांटेज के बारे में और उसमें भी मैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूंगा कि उनको जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बाद से क्या फ़ायदे हुए हैं। तो देखो, सबसे पहला फ़ायदा क्या है, सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्टर। देखो, बिकॉज मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल टैक्स जीएसटी, moreover backed with the robust end-to-end IT system, it would be easier to administer। देखो, सबसे पहला तो ये कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक जीएसटी टैक्स बनाया गया है। तो यहाँ पर इस सीधा सा सिंपल हो गया है कि मतलब अब आपको बहुत सारे टैक्स मतलब कैलकुलेशन ना करके सिर्फ एक टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, तो वो तो सिंपल से इजी हो गया। साथ ही में ये इसे और भी ज़्यादा इजी बनाने के लिए क्या किया गया है, आईटी सिस्टम के अंदर, मतलब आईटी सिस्टम एक जीएसटीएन जो नेटवर्क है, जीएसटी का नेटवर्क है, उसके ऊपर आपको जाके सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करना है। वो अपने आप आपका जीएसटी कलेक्शन कैसा होगा, मतलब किस तरह से होगा, कितना होगा, ये सब बता देगा। तो मोर देन सिंपली ये हो गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का मर्ज होना और इसी के साथ में उस काम को मतलब पर्टिकुलर एम्प्लॉय ना करके कौन कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो वो एक फ़ायदा हो गया है एडमिनिस्टर को या फिर हमारी गवर्नमेंट को कि हाँ इजी हो गया है, कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से हम, कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा क्या है, बेटर कंट्रोल ऑन लीकेज because of the better tax compliances, reduction of rent seeking, transparency in taxation due to IT use, and inbuilt mechanism in the design of GST that would incentivize tax compliance by the traders। बेटर कंट्रोल ऑन लीकेज से आप क्या समझोगे? देखो, पहला तो क्या है कि ये बेटर टैक्स कॉम्प्लायंस है, मतलब आसान तरीके से टैक्स को अब हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और इस टैक्सेशन सिस्टम में मतलब जीएसटी को चार्ज करने में क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी मिल रही है कंज्यूमर्स को कि हाँ जीएसटी इतना हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई घपला नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, हमें पता चल जाता है, हम जीएसटीएन पे जाकर देख लेते हैं, जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन में मिल जाती है कि हाँ अभी तक गवर्नमेंट को इतना जीएसटी कलेक्ट हो गया। ये महीने में 3 बार हमें फिलअप करना होता है, तो ये भी बहुत आसान है। इससे मतलब बेटर कंट्रोल कर सकते हैं हम लीकेज पे। मतलब लीकेज यहाँ से आप समझोगे कि हाँ जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रही है टैक्स से, उसका हम अच्छा यूज़ कर सकते हैं, तो वो है यहाँ पे। इसके बाद में हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी, सिंस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन विल डिक्रीज अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन द ईज ऑफ कॉम्प्लायंस, इट विल लीड टू हायर टैक्स रेवेन्यू। देखो, टैक्स कलेक्शन क्या हो गया, अब बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, बहुत सारा पेपर वर्क नहीं करना है, मतलब टाइम और हमारा जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा बच रहा है। तो इससे क्या है, जो रेवेन्यू की एफिशिएंसी है, रेवेन्यू कलेक्ट होने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। इसी के साथ में ये इजी टू एप्लीकेंट है, मतलब इसका जीएसटी का जो प्रोसेस है, जीएसटी चार्ज करने का जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। आपको 2 तरह के टैक्स भरने पड़ते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी सिंपली, और 18% की
अलग अलग स्लैब होते हैं, हम बेसिकली 18% वाले की स्लैब की बात कर रहे हैं, तो 9% GST ले जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, और साथ में जो पेपर वर्क हो गया है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्सोनल को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये भी एक GST का फ़ायदा है। किस के पर्सपेक्टिव से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर GST अप्लाई होने के बाद में कंज्यूमर को क्या क्या फ़ायदा हुआ है? देखो, सबसे पहला तो सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स विल प्रोवाइड ए लॉरिंग ऑफ इन्फ्लेशन। GST की हेल्प से इन्फ्लेशन कम हो रहा है। देखो क्यों? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि GST एक सिंगल टैक्स है, बहुत सारे टैक्स को मर्ज करके ये टैक्स लगाया गया। तो जो एक प्रोडक्ट की प्राइस है वो ऑब्वियसली, जब यहाँ पर 15 टैक्स लग रहे थे जहाँ पर, वहाँ पर अब सिर्फ एक सिंगल टैक्स लग रहा है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो गिरेगी, मतलब वो सस्ता होगा। ठीक है, इसके बाद में ये ट्रांसपेरेंट है। मतलब ट्रांसपेरेंट क्या? इसमें पारदर्शिता है, एक इजी टैक्स सिस्टम है। आप कोई भी इसे अच्छे से, अगर GST को आप ध्यान से पढ़ते हो तो कोई भी इसे कैलकुलेट कर सकता है। तो कंज्यूमर के लिए ये क्या हो गया कि सामान को सस्ते करने का एक जरिया हो गया। ठीक है, इसके बाद में रिलीफ इन ओवरऑल टैक्स बर्डन। जहाँ पर एक प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर को कभी सर्विस टैक्स देना पड़ता था, कभी एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ सिंपल है GST देना है। ठीक है, तो क्या हो गया कि जो टैक्स का अमाउंट है एक प्रोडक्ट के ऊपर वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो वो भी एक जो रिलीफ मिल गया है कंज्यूमर्स को टैक्स बर्डन से। इसके बाद में टैक्स डेमोक्रेसी आ गई है। कैसे? क्योंकि लग्जरी आइटम्स विल बी टैक्स मोर एंड बेसिक गुड्स विल बी टैक्स फ्री। ठीक है, GST में क्या किया गया, अलग अलग तरह के स्लैब बनाए गए। जो एसेंशियल आइटम्स है जो कंजम्पशन के, उनके ऊपर उनको टैक्स फ्री किया गया है, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, वो टैक्स फ्री है। और जो लग्जरी आइटम जैसे कार, AC, इनके ऊपर टैक्स हाई है। तो एक डेमोक्रेसी आ गई है टैक्स सिस्टम में। ठीक है, मतलब जो अच्छे, मतलब एलाइट क्लास की पीपल है उनसे टैक्स कलेक्ट करा जा रहा है, और उसका यूज़ कहाँ किया जा रहा है? जो पुअर पीपल्स है उनको पुअर्टी के सर्कल से निकालने के लिए किया जा रहा है। तो ये भी एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा है। इसके साथ में बिजनेस क्लास को GST आने के क्या फ़ायदे हुए हैं? देखो, सबसे पहला तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल इंक्रीज ड्यू टू इजी टैक्स कॉम्प्लायंसेस। देखो, बिजनेस करना आसान हो गया है क्योंकि टैक्स सिस्टम क्या हो गया, एकदम इजी हो गया। ठीक है, उसको मतलब जो कंप्लेंस है, इम्प्लीमेंट होने का जो सिस्टम है टैक्स का, वो बहुत ही ईजी हो गया। इस वजह से क्या हो गया, बिजनेस करना आसान हो गया। पहले क्या होता था, कम से कम 70 तरह के टैक्स पे करो, उनका अलग अलग टाइमिंग है। अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में 3 बार आपको GST फाइल करना है, और ज़्यादा कुछ टैक्स है नहीं, सिर्फ सिंगल टैक्स हमें देना है GST। तो ये सिंपल हो गया है, और इससे क्या हो गया कि जो बिजनेस है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब उनमें एक्सपेंशन हो रहा है। इसके बाद में यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर, देयरफॉर बेटर फ्यूचर बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कॉर्पोरेट। देखो, टैक्स रेट और उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी है, मतलब अचानक जल्दी से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि जो बिजनेसमैन या जो कॉर्पोरेटर है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। मतलब वो आराम से सोच समझ के किस बिजनेस में किस तरह से इन्वेस्ट करना है उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये भी एक बिजनेस क्लास को फ़ायदा हुआ है। दूसरा है रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स मतलब हो गया, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझा दिया था, ये एक इसका फीचर्स है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने 20,000, कोई डॉक्टर है वो 50,000 के सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, उसके लिए उसने 20,000 रुपये की कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे, तो उसने 20,000 रुपये के ऊपर जो टैक्स पे किया 10%, तो कितना हो गया 2,000। ठीक है, 50,000, अब वो 50,000 के ऊपर भी उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पहले वाले सिस्टम के हिसाब से क्या होता है, तो 2,000 तो यहाँ पे करो और 5,000 यहाँ पे करो, क्या हो गया 7,000 रुपये। लेकिन इस सिस्टम में क्या हो गया, इस सिस्टम में क्या हो जाता है कि हाँ, आपने 2,000 पहले पे कर दिए थे। ठीक है, और अब क्या करना है, आपने 2,000 तो पहले पे कर दिए, अब 5,000 में से 2,000 लेस करके 3,000 और पे कर दो। मतलब आखिरी गुड्स के, मतलब आखिरी जो वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ना कि स्टेप्स के ऊपर।
ठीक है। तो ये इस कैस्केडिंग इफेक्ट्स को भी इसने कम कर दिया है। इसके बाद में रिडक्शन इन ट्रांजैक्शनल कॉस्ट विल बी लीड टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में जो रिडक्शन किया गया है वो क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कंपटीशन बढ़ा रहा है, ठीक है, इससे इंक्रीज हो रही है, मतलब अच्छा कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद में गेन टू द मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ ही कंट्री की जो जीडीपी है वो 2% से बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। तो जब देखो बिजनेस सेक्टर जब बढ़ता है ना तभी एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो जब जीडीपी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है तो ऑब्वियसली बिजनेस ग्रोथ भी एक्सपेक्ट की जाएगी। ओके, अब बात करते हैं कि जो इश्यूज अभी भी हमारे मन में जीएसटी को लेकर हैं वो क्या क्या है, तो उनको पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला जो इशू हमारे मन में आता है वो है नॉट ऑल आइटम्स आर कवर्ड। देखो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, जो पेट्रोलियम्स है, टोबैको है, अल्कोहल है, वो उनको अभी तक जीएसटी में कवर नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स ने ये आर्ग्यू किया कि अगर इन चीज़ों को भी आप जीएसटी में कवर करेंगे तो उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो एक सोर्स है वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब हानि, मतलब उनको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचेगा। उनका जो रिसोर्सेज है इनकम जनरेट करने के वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो आप पेट्रोलियम के ऊपर या टोबैको के ऊपर चार्ज नहीं कर रहे हो या जीएसटी फाइल नहीं कर रहे हो तो वो है नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन विद सम बिजनेस क्लास एंड हाई प्रोफाइल लो बैंक। मतलब बिजनेस क्लासेस के ऊपर, मतलब बिजनेसमैन के बीच में और पॉलिटिशियंस के बीच में एक नेक्सस हो रखा है, ठीक है। तो उनके बीच में एक समझौता हो रखा है जिसकी वजह से जो है अल्कोहल और ये जो बाकी और चीज़ें हैं उनको हमने जीएसटी में कवर नहीं किया। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये पार्लियामेंट में कहा था कि अल्कोहल और टोबैको को भी इन फ्यूचर जल्द ही हम जीएसटी के अंदर कवर कर लेंगे या फिर उनको उनके ऊपर भी जीएसटी हम चार्ज करने लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में डिसीजन क्राइटेरिया फॉर द टैक्स ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे कमोडिटीज हैं, ठीक है। अब कौन सी कमोडिटीज के ऊपर किस तरह का चार्ज लगेगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब उसको डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके बारे में काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल है, उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जीएसटी काउंसिल के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी वाले गुड्स को कौन सी कॉमोडिटी को कौन सी कैटेगरी में डालना है, मतलब 5% वाली स्लैब में डालना है, 0% वाली में डालना है, 18 में डालना है, 28 में डालना है, एक्सेट्रा। देखो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है, देखो सपोज कीजिए कि एक आदमी है वो कृष्णा का घी यूज़ करता है, ठीक है, और वही कृष्णा का घी अगर, ठीक है, मतलब हो गया कि जिसकी 50,000 की इनकम है, एक बंदे की 50,000 की इनकम है, एक बंदे की 15,000 की इनकम है, ठीक है। तो 15,000 वाली जो पर्सन है, जो बंदा है, उसके लिए कृष्णा वाला जो घी है वो क्या हो जाएगा, एक लग्जरियस, मतलब हाँ एक उसके लिए वो एक्सपेंसिव थिंग हो जाएगी। लेकिन वही कृष्णा का प्रोडक्ट, वही कृष्णा का घी जो 50,000 वाला जो बंदा है जो इनकम अर्न करता है उसके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल थिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ों को डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है। तो इसके रेफरेंस में कहा गया फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू कि ये जो डिसीजन है वो जीएसटी काउंसिल में लिए जाएंगे और उसके बिहाफ पर ही उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मल्टीपल टैक्स रेट्स एंड ब्रैकेट्स। अब हाँ, जब जीएसटी को लाया गया तो सिर्फ यही एक नारा दिया गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, अलग अलग स्लैब बना दिए गए, ठीक है। कोई एक एसेंशियल गुड्स का बना दिया गया, फिर दूसरा उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल आदमी अफोर्ड करेगा, फिर थोड़ी लग्जीरियस, फिर बहुत ज़्यादा लग्जीरियस गुड्स आ जाएगी। तो इसके अंदर क्या हो गया, और उनके साथ ही में उनकी जो टैक्स रेट्स हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। सो जो 1 नेशन 1 टैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो जिस बेसिस के ऊपर ये टैक्स लाया गया वो यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो ये भी एक हमारे मन में क्वेश्चन था जो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। इसके साथ में पावर टू इम्पोज टैक्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट।
टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की जो पावर है, कितना टैक्स रेट होगा, टैक्स रेट को बढ़ाना घटाना, ये जो भी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से ले ली है। देखो ये इम्प्लेस करता है कि गवर्नमेंट में चेंज द रेट्स सब्जेक्ट टू ए कैप ऑफ 20% विदाउट रिक्वायरिंग द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट को बिना करे हुई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 20% तक जो जीएसटी की रेट्स है उसको कम या ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो फिर तो वहाँ पे मनमानी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में कंफ्यूजन रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ कंजम्पशन। देखो जीएसटी में क्या होता है, जहाँ देखो सीजीएसटी एसजीएसटी, मतलब जहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा वहाँ पर तो ये जीएसटी का हमें समझ में आ जाता है कि एक तो सीजीएसटी आ जाएगा, एक एसजीएसटी आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मतलब हो गया कि एक स्टेट का सामान दूसरे स्टेट में कंजप्शन किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो कंजप्शन की लोकेशन है वो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अब कैसे देखो एक रॉ मटेरियल कोई कपड़ा बनाने वाला कोई मशीन, कोई आदमी है, मैन्युफैक्चरर है, वो कपड़े बनाता है। ठीक है, अब उसने क्या किया, कहीं कोई एक राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उसने रॉ मटेरियल मंगाया। ठीक है, वो रॉ मटेरियल उसने राजस्थान में लाया। ठीक है, राजस्थान में लाकर ले आया। अब ठीक है, अब यहाँ पर उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन तो हो गया है। ठीक है, तो वो जो कंजप्शन का सामान है वो क्या हो जाएगा कि हाँ कंजम कहाँ पे हुआ है, राजस्थान में हुआ है, तो राजस्थान वाले को दे दो। अब राजस्थान वाला उसे फिर से उसको यूज़ करेगा और फिर वहाँ पे उसके ऊपर उसको फर्निश करेगा, उसको फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर उसे भेज देगा केरला में, तो वहाँ पर फिर कंज्यूम होगा। अब केरला से कुछ लोग आ रहे हैं, उसे कहीं और सप्लाई कर रहे हैं उसकी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि कंजप्शन का जो सीन है, मतलब आखिरी में जहाँ कंजप्शन हो रहा है वो डिसाइड नहीं हो पाती, तो उससे रिगार्डिंग में हम लेकर भी हमारे को कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो अभी भी हमारे मन में जीएसटी को लेकर हैं। अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स, जीएसटी का प्रिंसिपल क्या है, इससे किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ये देखेंगे। देखो सबसे पहला तो ये, द सेंटर विल लेवी द एंड कलेक्ट द सेंट्रल जीएसटी। सिंपली देखो हम जीएसटी में जब हम बात करते हैं तो 4 तरह के होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी, जो कि सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी का ही पार्ट है। ठीक है, 3 तरह के हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल क्या करेगा, सेंट्रल सिर्फ सेंट्रल जीएसटी को ही चार्ज करेगा और सेंट्रल जीएसटी ही कलेक्ट करेगा। ठीक है, स्टेट क्या करेगा, स्टेट जीएसटी कलेक्ट करेगा कहाँ पे, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट। स्टेट के अंदर जहाँ पे भी अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो वहाँ पर गवर्नमेंट, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट जीएसटी को कलेक्ट करेगी। ठीक है, अब जहाँ पे बात आ जाती है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की, वहाँ पर हमें आईजीएसटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग क्या पॉइंट है, द सेंटर विल लेवी द इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अपोर्शन द स्टेट शेयर्स ऑफ द टैक्स टू द स्टेट वेयर द गुड और सर्विसेज इज कंज्यूम। देखो सेंट्रल जब आईजीएसटी कलेक्ट करेगा तो उसे क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पर जो कंजप्शन हुआ है, जो फाइनल कंजप्शन हुआ, उस स्टेट को वो जीएसटी जो का जो अमाउंट है वो दे दिया जाए। ठीक है, एक ये प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद में 2016 का जो एक्ट है वो क्या कहता है, द 2016 एक्ट रिक्वायर्स पार्लियामेंट टू कंपनसेट स्टेट फॉर एनी रेवेन्यू लॉस ओइंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। देखो 2016 का जो एक्ट है जीएसटी के अंदर, उसमें क्या बताया गया है कि पार्लियामेंट उस स्टेट को कंपनसेट करेगा जिसे रेवेन्यू लॉस हुआ है जीएसटी इंप्लीमेंट होने की वजह से। ठीक है, तो ये भी एक इसका एक प्रिंसिपल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हमने बात की जीएसटी के एडवांटेज के बारे में, और मैंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया कि जीएसटी उन किसको किस तरह से फ़ायदा हुआ है। इसके साथ ही जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया, उसके बाद भी हमारे मन में जो डाउट्स हैं उनके बारे में भी हमने बात की, और किस प्रिंसिपल के ऊपर जीएसटी काम करता है वो भी हमने देख लिया। तो जीएसटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगला जो टॉपिक है वो नेशनल इनकम का है, जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, और